हेलो डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर मैं ग्लोब एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने सामाजिक विज्ञान के अगले टॉपिक गुप्त साम्राज्य के बारे में और इस गुप्त साम्राज्य से संबंधित मुख्य शासकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना को लेकर के ध्यान दीजिए कि सर्वप्रथम हम इसके थोड़ा सा फ्लैशबैक में जा कर के देखेंगे। हमने इससे पहले मौर्य काल की बात की थी। मौर्य काल के अंदर हमने महत्वपूर्ण चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे शासकों के बारे में बात की और उसके बाद में हमने बात की शुंग वंश की और उसके बाद में हमने आंध्र सातवाहन वंश के बारे में विस्तार से पढ़ा। और उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है गुप्त साम्राज्य। इस गुप्त साम्राज्य की स्थापना से पहले हम बात करें तो हमारे भारत के अंदर उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पर कुषाणों का शासन था। और कुषाणों की जो स्थिति थी, कुषाणों ने 230 ईस्वी के लगभग तक उत्तर भारत में शासन किया। और उसके बाद में हमारे यहाँ पर आ जाते हैं शक। भारत के अंदर शकों का शासन रहता है 250 ईस्वी तक। और उसके बाद में धीरे 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 गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। और माना जाता है कि गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक था उसका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था? श्रीगुप्त, जो इस गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। आपको पूछा जा सकता है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त माना जाता है। श्रीगुप्त ने एक उपाधि धारण की थी और उस उपाधि का नाम था महाराज। कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के समय इसके बाद में श्रीगुप्त के इसका महत्व काल ज़्यादा नहीं माना जाता है। श्रीगुप्त के बाद में एक और शासक हुआ गुप्त वंश का, जिसका नाम है घटोत्कच। क्या नाम है? घटोत्कच इस गुप्त वंश का शासक हुआ और इसने भी एक उपाधि धारण की थी और उसी उपाधि का नाम था महाराज। महाराज की उपाधि धारण की इसने भी। और घटोत्कच के बाद में इस वंश का वास्तविक संस्थापक, जिसको कहा जाता है, क्या कहेंगे, वास्तविक संस्थापक बनता है और जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य का या गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाएगा? घटोत्कच के बाद में जो इस वंश का शासक बना और जिसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इस गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बनता है, जो लगभग जिसका शासनकाल 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक माना जाता है। इसने 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक शासन किया और इसकी उपाधि है और उस उपाधि का नाम है महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने इसकी राजधानी थी और उस राजधानी के नाम क्या था? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त प्रथम की राजधानी पाटलिपुत्र स्थित थी। पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नाम पटना है। पाटलिपुत्र इसने 319 ईस्वी के अंदर एक संवत चलाया जिसका नाम था गुप्त संवत। किसने चलाया? गुप्त संवत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा एक संवत चलाया गया 319 ईस्वी के अंदर और उस संवत का नाम दिया गया गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई। गुप्त संवत चलाया गया और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अब एक लिच्छवी राजकुमारी के साथ में विवाह किया। इसका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ में हुआ। लिच्छवी वंश की थी। लिच्छवी वंशजा कुमार देवी, लिच्छवी वंशजा यानी लिच्छवी वंश की एक कुमारी देवी के साथ में चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया और इस विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसकी जानकारी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो चांदी की मुद्राएं चलाई गई थी उसके ऊपर इस कुमार देवी का चित्र बना हुआ है मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि कुमार देवी की का उल्लेख भी उसने अपने सिक्कों पर भी किया था।
इस प्रकार से ये था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महत्वपूर्ण कार्य और उसके इस काल की महत्वपूर्ण घटनाएं, उसकी उपाधि महाराजाधिराज, राजधानी पाटलिपुत्र, इसके द्वारा 319 ईस्वी के अंदर एक संवत चला गया जिसका नाम था गुप्त संवत, और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य उसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ में विवाह किया था। इसके बाद में चंद्रगुप्त के बाद प्रथम के बाद में एक और नया शासक आता है इस वंश का महत्वपूर्ण, जिसका नाम है समुद्रगुप्त। कौन सा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का गुप्त इतिहास के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और इस समुद्रगुप्त के द्वारा कई सारे कार्य इसके समय के अंदर किए गए। तो हम बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की, जिसका शासनकाल माना जाता है 335 से लेकर के 375, 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम जो इस गुप्त साम्राज्य का शासक बनता है। इसके काल के अंदर समुद्रगुप्त के समय एक इसका दरबारी सांधी विग्राहक नाम से जाना जाने वाला, जिसको कहते हैं, जिसका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। हरिसेन ने क्या किया? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है शासक की प्रशंसा या उपलब्धियों के संबंध में किया गया उल्लेख या लिखा गया उल्लेख। प्रयाग प्रशस्ति की स्थापना रचना की हरिसेन ने, जो दरबारी था इसका समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जिसके अंदर समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसके प्रयाग प्रशस्ति के अंदर क्या है? समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है, विजयों का उल्लेख इस प्रयाग प्रशस्ति के अंदर किया गया है। और प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? हरिसेन था। और इस प्रयाग प्रशस्ति के अंदर कुल 33 पंक्तियां हैं और संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और गद्य और पद्य 2 शैलियों के अंदर लिखी गई है। अब समुद्रगुप्त की हम इसके द्वारा ली गई उपाधियों की बात करें तो इसके द्वारा कई सारी उपाधियां ली गई, जिसके अंदर मैं महत्वपूर्ण उपाधियों के बारे में बात कर लेता हूं। यहाँ पर एक लिखा उसके सिक्कों के माध्यम से और अभिलेखों के माध्यम से पता चलता है उसने पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। एक व्याघ्र पराक्रमांक, धरणीबंध, धरणीबंध का मतलब होता संपूर्ण पृथ्वी का विजेता। और एक उल्लेख मिलता है सर्वराज्योच्छेता। इसके अलावा अश्वमेध पराक्रम भी उसको कहा जाता है, जो क्योंकि इसने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, और कहीं कहीं पर अश्वमेध पराक्रम का भी उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से इसने कई सारी उपाधियां धारण की थी, और इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन इसको किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये किसने कहा है? ये कहा है जिस विंसेंट स्मिथ, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति के अंदर हमारे को जानकारी मिलती है, और इसी के अंदर समुद्रगुप्त स्वयं कहता है मैं श्री गुप्त का स्वयं को परपौत्र बताता है। इसकी जानकारी भी हमारे को इसके अंदर से प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। समुद्रगुप्त ने अपने द्वारा जो क्षेत्र जीते थे उसको 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि समुद्रगुप्त के द्वारा विजित क्षेत्रों को उसने कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। तो हमें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समुद्रगुप्त द्वारा विजित
क्षेत्रों को 5 भागों में विभक्त किया गया और वो 5 भाग कौन से थे वो मैं बताता हूँ। जिस तरीके से एक नाम आता है, एक क्षेत्र था जिसका नाम था गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। गंगा यमुना दोआब, दोआब का मतलब क्या होता है? इस दो नदियों के बीच का भूभाग, जो इस दोआब के बीच के अंदर जो राज्य थे उसके ऊपर विष्णु ने शासन किया था, अधिकार कर लिया था। तो गंगा यमुना दो नदियों के बीच के जो राज्य थे उसके ऊपर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त करी थी। उसके बाद में दूसरा आता है पूर्वी हिमालय के राज्य, हिमाचल या हिमालय, पूर्वी हिमालय के राज्य, हिमालय का पूर्वी भूभाग है, उस क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य थे उसके ऊपर भी समुद्रगुप्त ने क्या कर दिया था? अधिकार किया था। पूर्वी विंध्याचल पर्वत के जो राज्य थे अंतर्गत आने वाले, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के 8वीं राज्य। चौथा पूर्वी दक्कन, यानी भारत का दक्षिणी भूभाग था, दक्षिणी भारत, पूर्वी दक्कन व दक्षिणी भारत के राज्य, यहां पर उसने अधिकार किया था। और 5वां शक व कुषाण राज्य। शक व कुषाण, शकों ने और कुषाणों ने जिस राज्य क्षेत्र पर शासन किया था उस क्षेत्रों को भी समुद्रगुप्त के द्वारा क्या कर दिया था? अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ले दिया गया था। इस प्रकार से समुद्रगुप्त ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को, जहां पर उसने हाथ से विजेता बना, और संपूर्ण क्षेत्रों को 5 भागों के अंदर उसने विभाजित कर दिया। इसके द्वारा समुद्रगुप्त की जो मुख्य उसका आदर्श था वो था दिग्विजय और एकीकरण का। समुद्रगुप्त का मुख्य आदर्श क्या था? इसका मुख्य आदर्श ये था दिग्विजय, दिग्विजय व एकीकरण। समुद्रगुप्त की मुख्य आदर्श वाक्य था, यही था दिग्विजय और एकीकरण। इसी कड़ी के अंदर मैं बात करता हूं कि गुप्त साम्राज्य के अंदर जिसने समुद्रगुप्त ने अब इस 5 भागों के अंदर जिन जिन राज्यों के ऊपर उसने अधिकार किया उस क्षेत्र के ऊपर अलग अलग प्रकार की नीतियां अपनाई। वो नीतियों को मैं एक मैप के माध्यम से समझाता हूं। जिस तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा मैप मैं बना देता हूँ भारत का। सपोज कीजिए ये भारत का मैप है, ठीक है। इसके अंदर आप ध्यान दीजिए, समुद्रगुप्त की विजय नीति थी और उसने किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने उत्तर भारत, यहाँ पर उत्तर भारत के 12 राज्य थे, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूर्व और पश्चिम। उत्तर भारत के जो 12 राज्य थे उस 12 राज्यों के ऊपर उसने जो नीति अपनाई थी उसका नाम था प्रशभोधरण। प्रशभोधरण, प्रशभोधरण का मतलब होता था प्रत्यक्ष नियंत्रण। प्रत्यक्ष नियंत्रण कैसे? जो उत्तर भारत के जो 12 राज्य थे उसके ऊपर उसने जो इन राज्यों के शासकों को अपने नियंत्रण के लेने के लिए उसने सीधा क्या किया? युद्ध किया और प्रत्यक्ष नियंत्रण के माध्यम से इन राज्यों के ऊपर अधिकार कर दिया। इसका उल्लेख, इसकी जानकारी हमारे को कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमारे को प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे ये जो पश्चिमी भूभाग था, पश्चिमी भूभाग के अंदर उसने एक नीति अपनाई जिसका नाम है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब ये होता है कि उस क्षेत्र का राजा स्वयं आकर के इस समुद्रगुप्त के सामने निवेदन करता था, हाथ जोड़ता था कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। और इसी के अंदर एक नीति थी कन्योपायन। कन्योपायन का मतलब होता था विवाह, कन्या को
गुप्त शासकों के साथ में विवाद संबंध स्थापित करके जिस राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की, उस नीति को कहा गया कन्योपायन। गुरुत्व मंदक। गुरुत्व मंदक का मतलब यह था कि जिस क्षेत्र के अंदर समुद्रगुप्त के अधीन रह करके राजा अपना राजा आज्ञा समुद्रगुप्त से प्राप्त करके अपने क्षेत्र के अंदर शासन व्यवस्था संचालित करे, यानी इस क्षेत्र के अंदर गुरुत्व मंदक नीति के माध्यम से जिस क्षेत्र के ऊपर अधिकार किया था समुद्रगुप्त ने, उस क्षेत्र के राजा इसी समुद्रगुप्त की राजा आज्ञा के माध्यम से शासन करते थे। इसके बाद में हम बात करते हैं दक्षिण भारत के अंदर आते हैं। दक्षिण भारत के अंदर जो 12 राज्य थे, इस 12 राज्यों के ऊपर अधिकार किया, उस नीति को नाम दिया गया ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण का मतलब ग्रहण मोक्षानुग्रह। पहले उसको नियंत्रण में, इस क्षेत्र के राजाओं को नियंत्रण में लिया, फिर उसको लूटपाट करके या किसी संधि वगैरह के माध्यम से उसको छोड़ देना, ये नीति थी ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। इस तरीके से इस संपूर्ण क्षेत्रों के ऊपर अधिकार किया इसने समुद्रगुप्त ने, और इस नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार इसके द्वारा किया गया। तो हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बाद में इस वंश का अगला शासक, इस वंश का अगला शासक कौन आता है? इस वंश का अगला शासक आता है एक रामगुप्त, जिसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। रामगुप्त के बारे में ऐसा माना जाता है कि रामगुप्त के समय शकों का आक्रमण हुआ था, और जिसके भय से रामगुप्त ने अपनी, इसकी पत्नी थी जिसका नाम था ध्रुव देवी, शकों के आक्रमण से डर करके रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंप देने की रजामंदी कर दी थी और संधि कर दी थी, जिसकी वजह से रामगुप्त से नाराज होकर के, क्रोधित होकर के चंद्रगुप्त सेकंड ने रामगुप्त की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसके बाद में रामगुप्त के बाद में अगला शासक आता है गुप्त वंश का, जिसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड गुप्त वंश का अगला शासक बनता है। चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड जिसने 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक शासन किया। 375 से लेकर के 415 ईस्वी तक इसका शासनकाल माना जाता है चंद्रगुप्त सेकंड का। जिसने क्या किया था मैंने पहले बताया, इसने रामगुप्त था जिसने का शकों के डर से अपनी पत्नी को उनको सौंपने का निर्णय ले लिया था, जिससे क्रोधित होकर के चंद्रगुप्त सेकंड ने इसकी रामगुप्त की हत्या कर दी थी। चंद्रगुप्त सेकंड का जो काल है वो गुप्त काल का स्वर्णिम काल कला और साहित्य की दृष्टि से माना जाता है। कला और साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल का स्वर्णिम काल माना जाता है। और इसके काल के अंदर एक 9 रत्नों की मंडली रहती थी। नवरत्न, चंद्रगुप्त सेकंड के काल के अंदर 9 रत्न रहते थे, 9 रत्नों की मंडली। और 9 रत्न कौन कौन से थे उसके बारे में मैं बता देता हूँ। इसके काल के अंदर सबसे पहला रत्न जिसके बारे में सभी जानते हैं, कालिदास, कवि कालिदास, ठीक है, कालिदास। उसके बाद में इसी के अंतर्गत आता है धन्वंतरी। धन्वंतरी। तीसरा आता है अमर सिंह। अमर सिंह जिसने अमरकोश की रचना की थी। अमर सिंह इसकी नवरत्नों की मंडली में शामिल था। और अगला नाम आता है वराहमिहिर। वराहमिहिर जिसने व्रत जातक, लघु जातक वगैरह जैसे ग्रंथों की रचना की थी। एक आता है वररुचि।
और अगला नौरत्न था बेताल भट्ट। इसके अलावा 3 और थे, जिसका नाम है, एक का नाम था छप्पणक, एक का नाम था शंकु और अंतिम था घटकरपर। ये 9 रत्नों की मंडली इसके चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के अंदर दरबार की शोभा बढ़ाया किया करती थी, जिसके अंदर कालिदास के बारे में, कालिदास के द्वारा लिखे गए ग्रंथों के बारे में सभी जानते हैं। कविता कालिदास के द्वारा रघुवंशम और कुमार संभव नामक महाकाव्य लिखे गए थे। रघुवंश और कुमार संभव। इसके अलावा ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वंश्यम, रघुवंश, कुमार संभव, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम तलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वंश्यम। इन रचनाओं, इन कृतियों की जो रचनाकार थे वो कौन थे? कवि कालिदास। इसके बाद में इसके काल के अंदर, चंद्रगुप्त सेकंड के काल के अंदर एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फायान। फायान चीनी यात्री था जो भारत भ्रमण पर आया था। इस चीनी यात्री फायान ने जब भारत का भ्रमण करते हुए जो अपना यात्रा वृतांत लिखा, उस यात्रा वृतांत का नाम दिया फूकोकी। फूकोकी यानी फायान की रचना का नाम था, क्या था? फूकोकी। इसने यहाँ पर भ्रमण करने के बाद में इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्षेत्र को ब्राह्मणों का देश कहकर के पुकारा। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने शासनकाल के दौरान अपने साम्राज्य को विस्तार करने और स्थायी बनाए रखने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए, और उसने सबसे पहले नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ में विवाह किया था। इसने नागवंश की राजकुमारी थी जिसका नाम था कुबेर नागा। कुबेर नागा के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और कुबेर नागा की पुत्री प्रभावती गुप्त थी। कुबेर नागा की पुत्री हुई, इसकी पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त था। चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल के अंदर उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर शकों का शासन था। उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में शकों का शासन होने के कारण चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को हराने के लिए वाकाटक का एक शासक था। कहाँ का? वाकाटक का शासक। वाकाटक का शासक था जिसका नाम था रुद्रसेन। रुद्रसेन सेकंड इसके साथ में अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का क्या कर दिया? विवाह कर दिया, क्योंकि शकों को परास्त करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री का, प्रभावती गुप्त का विवाह इसके साथ में कर दिया, रुद्रसेन सेकंड के साथ में, और व्याघ्र शैली के सिक्कों का प्रचलन उसने करवाया। दिल्ली के अंदर एक मेहरौली स्तंभ है। दिल्ली में मेहरौली स्तंभ कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर, जिसके ऊपर लिखा हुआ एक चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है, और इस राजा की पहचान इतिहासकारों के द्वारा इस चंद्रगुप्त सेकंड के नाम से की गई है कि ये चंद्र नामक जो राजा था वो चंद्रगुप्त सेकंड ही था, जिसके ऊपर इस श्लोक चंद्रगुप्त सेकंड की जो विजय हैं उस विजयों की जानकारी यहाँ से मिलती है। इसके बाद में चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में इस वंश का नया शासक हुआ जिसका नाम आता है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य।
महेंद्रादित्य इसकी उपाधि थी। गुप्त वंश का अगला शासक बनता है जो 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक शासन करता है। कुमार गुप्त महेंद्रादित्य चंद्रगुप्त सेकंड के बाद में गुप्त वंश का शासक बनता है। माना जाता है कि इसके काल के अंदर सर्वसे ज़्यादा अभिलेखों की रचना हुई। सर्वाधिक अभिलेख इसके काल के अंदर रचे गए, लिखे गए। सर्वाधिक अभिलेखों की रचना कुमार गुप्त महेंद्रादित्य के काल के अंदर हुई। और गुप्तकालीन एक सिक्कों का ढेर भरतपुर के पास में एक बयाना नामक स्थल है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और वो सिक्के माने जाते हैं कि बयाना से प्राप्त हुए जो सिक्के हैं वो गुप्त काल से संबंधित, वो इस कुमार गुप्त से काल से संबंधित माने जाते हैं। और एक महत्वपूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के काल में हुई। महत्वपूर्ण स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई थी? कुमार गुप्त के काल में हुई थी। और इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध, यानी महायान बौद्ध शाखा से संबंधित इसके अंदर शिक्षा दी जाती थी। इसलिए इस नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमार गुप्त के समय में इसकी स्थापना हुई और इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। इस नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर एक पुस्तकालय था और इस पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज। इसके अंदर पुस्तकालय था जिसका नाम था धर्मगंज। और इस धर्मगंज के अंदर इस पुस्तकालय के अंदर 3 स्तर पर थे, यानी 3 भागों में बंटा हुआ था। और जिसके अंदर एक का नाम था रत्नोदधि, एक का नाम था रत्न रंजक और तीसरे भाग का नाम था रत्न सागर। ठीक है, ये 3 भागों में ये जो पुस्तकालय था धर्मगंज 3 भागों में बंटा हुआ था। एक का नाम था रत्नोदधि, एक रत्न रंजक और रत्न सागर। ये 3 इस प्रकार से 3 भागों के अंदर बंटा हुआ था। इसके बाद में आते हैं कुमार गुप्त महेंद्रादित्य के बाद में इस वंश का अगला शासक बनता है और वो बनता है स्कंदगुप्त। इसके बाद में शासक नया बनता है, उसका नाम है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड है वो 455 ईस्वी से लेकर के 467 ईस्वी तक का शासन टाइम पीरियड माना जाता है, शासनकाल। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। भीतरी अभिलेख मिला गया है। जो भीतरी अभिलेख है, भीतरी अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। और इसके अंदर उल्लेख मिलता है कि इसके स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान हूणों का आक्रमण हुआ था भारत पर। और हूण कौन थे? हूण एक मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी और भारत में हूणों को मलेच्छ कहा जाता था। हूण थे, हूणों को भारत के अंदर क्या कहा जाता था? मलेच्छ कह करके पुकारा जाता था, जिसका भारत के ऊपर आक्रमण हुआ था। भारत के ऊपर पहला हूण जो आक्रमणकारी था उसका नाम था कुशनवाज। ठीक है, इस तरीके से इस स्कंदगुप्त के काल के अंदर भारत के अंदर पहला हूण आक्रमण हुआ। स्कंदगुप्त के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे वो उस सिक्के थे वृषण शैली के, वृषण बैल प्रकार के। स्कंदगुप्त के समय चीन के साथ में हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुए, यानी चीन के साथ मित्रता स्थापित हुई थी स्कंदगुप्त के काल में। और इस तरीके से ये गुप्तकालीन महत्वपूर्ण शासक थे, उसकी जानकारी यहाँ तक समाप्त हो जाती है। ये महत्वपूर्ण शासक थे गुप्त वंश से संबंधित और उससे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम। आशा करते हैं कि यह आपका टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और इसी उम्मीद के साथ में अगले हम वीडियो के अंदर पढ़ेंगे गुप्तकालीन सांस्कृतिक और समाज